नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वर क्या होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, ये वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से देखकर वो वीडियो कर सकते हैं। तो आइए आज हम स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। देखिए, स्वरों के वर्गीकरण की अगर बात करें तो मुख्य रूप से स्वरों का वर्गीकरण के दो आधार हैं। सबसे पहला जो आधार है वो है स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, और दूसरा आधार है प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इन दो आधारों पर ही स्वरों का वर्गीकरण मुख्यतः किया जाता है। इनके आगे जो भेद है उनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। हिंदी में स्वरों को जिन वागंगों के द्वारा उच्चारित किया जाता है उनकी स्थिति के आधार पर ही स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। ये अंग कौन कौन से हैं, उसमें सबसे पहले क्या है, कंठ्य यानी कंठ्य स्वर। कंठ्य स्वर कौन सा होता है, जिस स्वर का उच्चारण कंठ या कोमल तालु से होता है उसे हम कंठ्य स्वर कहते हैं। ये स्वर कौन कौन से हैं, जैसे अ और अह, ये कंठ्य स्वर हैं और इनका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ या कोमल तालु से इनका उच्चारण होता है। उसके बाद आता है तालव्य। तालव्य में क्या है, जिन स्वरों का उच्चारण कहाँ से होगा, तालव्य यानी तालु से। जिन स्वरों का उच्चारण तालु से होता है उन्हें क्या कहेंगे, तालव्य स्वर कहते हैं। ये स्वर जो है मुख्यतः ई, ई बोल के देखिए, अगर ई तालु में हमारी जीभ स्पर्श कर रही है तो ये तालव्य स्वर है। उसके बाद क्या है, मूर्धन्य। मूर्धन्य यानी जो मूर्धा से उत्पन्न होता है या मूर्धा के स्वर से जिसका उच्चारण होता है। देखिए, मूर्धा क्या है, तालव्य कहाँ है, कंठ, ओट, इनके बारे में विस्तार से हम इससे पहले चर्चा कर चुके हैं, जो कि मैंने एक चित्र के माध्यम से आपको समझाया था। तो वो आप वीडियो ज़रूर देखें, उससे आपको मुख के सभी स्थानों के बारे में विस्तार से पता चलेगा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं मूर्धा से उच्चारित होने वाला जो स्वर है मूर्धन्य। मूर्धन्य स्वर की अगर बात करें तो वो कौन सा है, री है। री स्वर क्या है, मूर्धन्य। जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ मूर्धा को स्पर्श करती है और री का उच्चारण होता है। उसके बाद है दंत्य। दंत्य यानी दांत के स्पर्श से जो स्वर उच्चारित होता है उसे हम क्या कहेंगे, दंत्य स्वर कहेंगे। ये मुख्यतः लरी, जो कि अब हिंदी भाषा में इसका इस्तेमाल अब ना के बराबर ही किया जाता है, या यूं कहे कि स्वर का हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता। उसके बाद है ओष्ठ्य। ओष्ठ्य यानी जिन स्वरों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों की सहायता ली जाती है उन्हें हम ओष्ठ्य स्वर कहते हैं, जैसे ऊ या औ। ये क्या है, ये ओष्ठ्य स्वर हैं। उसके बाद है नासिक्य। जिन स्वरों के उच्चारण में नासिका का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहेंगे, नासिक्य स्वर। जैसे अंग, अंग। यहाँ पर क्या है, जो श्वास वायु है वो नाक की तरफ चली जाती है, यानी इस ध्वनि के उच्चारण में जो श्वास वायु है वो नाक से ही निकलती है। उसके बाद है कंठ तालव्य, यानी कंठ और तालु के मेल से जो उच्चारण होते हैं जिन स्वरों का उसे हम कंठ तालव्य स्वर कहते हैं, जैसे ऐ। ये दोनों ही जो स्वर है ये कंठ और तालु के स्पर्श से होते हैं, यानी दोनों के मिश्रण से ए ऐ, ये दोनों ही स्वर कैसे उच्चारित हो रहे हैं, कंठ और तालु के स्पर्श से। उसके बाद है कंठोष्ठ्य, यानी कंठ और ओष्ठ के मेल से इन दोनों के द्वारा जो उच्चारित किया जाता है इनकी सहायता या जिस उच्चारण में ली जाती है, जैसे ओ और औ। इनमें क्या है, कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये कौन से स्वर हैं, कंठ ओष्ठ्य। उसके बाद है दंतोष्ठ्य, यानी दांत और होठों का एक साथ जहां पर प्रयोग होता है उसे हम दंतोष्ठ्य स्वर कहते हैं, जैसे वह इसी श्रेणी में आता है। तो जो व का उच्चारण है वो दंतोष्ठ्य है। देखिए, जो व है वैसे ये स्वरों में इसकी गिनती नहीं होती, लेकिन कुछ पुस्तकों में इसको स्वरों में गिनती करी हुई है, इसीलिए मैं यहाँ पर करवा रही हूँ। अन्यथा आप यहाँ पर केवल 8 ही स्थानों के बारे में करें, दंतोष्ठ्य को यहाँ पर ना करें, क्योंकि जो व है
ये स्वर में नहीं बल्कि व्यंजन में इसकी गणना की जाती है। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट इसमें बनेगा वो है प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पहला हमने किया था स्थान के आधार पर, अब हम जो हमारा मुख प्रयास करता है अलग अलग अंकों से, उस प्रयत्न या उस प्रयास के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जिसे हम मुख्यतः 6 भागों में बांट सकते हैं। इनको हम आगे यहाँ विस्तार से करेंगे। जैसे सबसे पहले है जीवा या जीभ की सक्रियता के आधार पर। देखिए, जीवा की सक्रियता के आधार पर हम इन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, अग्र स्वर, यानी जीभ के अगले भाग से जो स्वर उत्पन्न होता है, जैसे ई। यहाँ पर आप बोलकर देखेंगे तो जीभ का जो अगला भाग है वो उच्चारित कर रहा है इस स्वर को, ए, ऐ। ये किससे उच्चारण हो रहे हैं, जीभ के अग्र भाग से, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, अग्र स्वर कहेंगे। उसके बाद मध्य स्वर, मध्य स्वर कौन सा है, अ। पश्च स्वर यानी जो पीछे से बोले जाते हैं, जीभ के पिछले भाग का प्रयोग जिसमें किया जाता है, जैसे आ, उ, ऊ, ओ और औ। ये क्या है, इसमें जीभ का पिछला भाग प्रयोग में लाया जाता है। तो जीभ की सक्रियता के आधार पर हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसके बाद है मुख विवर के खुलने के आधार पर, यानी हमारा मुंह कितना ज्यादा खुलता है, कम खुलता है, मध्यम आकार का खुलता है, उसके आधार पर भी हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। और ये 4 भागों में बांट कर देख सकते हैं कि मुंह के खुलने की स्थिति 4 प्रकार से यहाँ पर विभाजित की गई है। सबसे पहले है विवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवर अधिक खुला रहता है वो विवृत स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, हम बोलते हैं आग। देखिए, आ के उच्चारण में मुंह पूरा खुल जाता है, यानी जो पूरा खुला हो। ऐसी अवस्था में जो स्वर उच्चरित होते हैं वो मुख विवर या विवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं। ये मुख की खुलने की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण है, जैसे कि आ। उसके बाद है ईशत विवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवर अपेक्षाकृत कम खुलता है, किसकी अपेक्षाकृत, विवृत की। विवृत से कम जो खुले वो क्या है, इष्ट विवृत। इष्ट यानी थोड़ा खुला हुआ, विवृत यानी खुला हुआ। तो कैसा, थोड़ा खुला हुआ। जैसे हम बोलते हैं, यहाँ पर क्या ध्यान में आपको रखना है, जीभ और मुख विवर के भीतर के ऊपरी भाग की जो दूरी है वो विवृत स्वर की अपेक्षा कम रहेगी। यानी यहाँ पर जो जीभ है वो हमारे मुंह के भीतर कम जगह छोड़ेगी या ज्यादा स्थान को घेरेगी, ये आपको ध्यान में रखता है। जैसे हम अगर बोले ओ के उच्चारण में अगर देखें तो हमारा जो मुंह है ये आधा बंद अवस्था में चला जाता है, ओ। तो ये क्या है, जैसे नोट या ओठ, ये जब हम बोलते हैं तो हमारा मुंह थोड़ा सा बंद हो जाता है, जो पूरा खुला हुआ है वो थोड़ा कम होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है समृत। जिन स्वरों के उच्चारण के समय हमारा मुख विवर ज्यादा से ज्यादा संकीर्ण अवस्था में होता है और जो जीभ है वो बिना किसी रगड़ के ऊपर की ओर उठ जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, समृत। जैसे ऊन, मुंह तो हमारा बिल्कुल बंद जैसा है, यानी संकीर्ण है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो जीभ हमारी कहीं पर भी रगड़ नहीं खाती। ऊन यानी ऊ का उच्चारण जब हम करते हैं तो ये क्या है, समृत स्वर है। क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पर हमारा मुंह पूरा खुला है, यहाँ पर जो अवस्था है वो थोड़ी कम है, और यहाँ पर क्या है, और भी ज्यादा संकीर्णता आ जाती है, लेकिन जीभ इससे प्रभावित नहीं होती, वो कहीं पर भी रगड़ नहीं खाती। इसके बाद है ईशत समृत। यानी ईशत का मतलब यानी कम, और यहाँ पर कम खुला हुआ या कम संकीर्ण, समृत यानी संकीर्ण। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ और मुख विवर के ऊपरी भाग की दूरी समृत स्वर से अपेक्षाकृत अधिक होती है, उसे हम क्या कहेंगे, ईशत समृत कहेंगे। इसे अर्ध समृत स्वर भी कहा जाता है। जैसे हम ए का उच्चारण करते हैं, ए, इसका जब उच्चारण करते हैं तो ये स्थिति ईशत समृत की है, यानी ये कौन सा स्वर है, ईशत समृत स्वर है। उसके बाद है ओष्ठों की स्थिति के आधार पर, यानी हमारे होठ जब बोलते हैं तो कौन सी स्थिति में होते हैं उसके आधार पर भी
हम स्वरों का वर्गीकरण कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, वृत्ताकार स्वर। जैसे जब हम उच्चारण करते हैं इनका, तो हमारे जो होठ है वो वृत्ताकार स्थिति में आ जाते हैं। जैसे कि हम उच्चारण करते हैं ऊ का, या ऊ या ऊ। इनका जब उच्चारण करते हैं तो जैसे ऊन, उज्जवल, उजाला, तो इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ कैसे आकृति में होते हैं, वृत्ताकार आकृति में। तो इसे हम वृत्ताकार स्वर कहेंगे। उसके बाद है अर्धवृत्ताकार। इस समय ओष्ठों की स्थिति न तो वृत्ताकार होती है और ना ही उदासीन यानी चिपका हुआ, ना तो एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए होते हैं और ना ही पूरी तौर पर वृत्ताकार इनकी स्थिति होती है। इसीलिए इसे अर्धवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे हम आ का उच्चारण करते हैं, आ का जब उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ ना तो पूरी तरह से बंद होते हैं, ना ही पूरी तरह से खुले होते हैं, यानी दोनों के बीच की अवस्था होती है। उसे हम क्या कहेंगे, अर्धवृत्ताकार स्वर, जैसे कि आ। उसके बाद है अवृत्ताकार। जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठों की स्थिति स्वाभाविक और उदासीन बनी रहती है, यानी उनमें ज्यादा हलचल नहीं होती, उसे हम क्या कहेंगे, अवृत्ताकार। जैसे हम ई का उच्चारण करते हैं, ई, ए, इनका जब उच्चारण करते हैं, ए, तो इनका जब उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ क्या किस अवस्था में रहते हैं, ना तो वो वृत्ताकार होते हैं, ना ही वो अर्धवृत्ताकार होते हैं, बल्कि उनमें ज्यादा हलचल नहीं होती या ज्यादा उनमें कंपन नहीं होता। वो अपने स्थान पर ही हल्का सा हिलते हैं और इन स्वरों का उच्चारण करते हैं। तो ये क्या है, अवृत्ताकार स्वर की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद है मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। देखिए, मात्रा का अर्थ यहाँ पर क्या है, यानी जो समय लगता है, समय के आधार पर भी हम इसे लिख सकते हैं। उच्चारण के समय के आधार पर वर्गीकरण, या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर वर्गीकरण। देखिए, किसी भी स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसका समय लगता है, उसमें जो समय लगता है, किसी में कम लगता है, किसी में ज्यादा लगता है। जैसे हम आ कहेंगे, अ कहेंगे, यानी दोनों में फर्क आ जाता है। तो वो कितना समय लगता है उसके आधार पर भी हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। एक है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे हम बोलते हैं क, म, प, ये क्या है, कम समय लग रहा है, तो ये कौन से स्वर हैं, यानी ये ह्रस्व स्वर हैं। लेकिन इसके साथ साथ जैसे हम बोलते हैं रा, का, जैसे राम, काम, यहाँ पर क्या हो रहा है, समय ज्यादा लग रहा है, तो ये कौन से स्वर हैं, ये दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। इसी के साथ जो प्लुत स्वर है उसमें जब उच्चारण में इनसे ज्यादा समय लगता है, जैसे हम राम को आवाज लगाते हैं और हम जोर से बोलते हैं या लंबा बोलते हैं राम, तो यहाँ पर क्या है, रा के बीच में जो आ है ये हम कितना लंबा लेकर जा रहे हैं, तो यानी ये क्या है, ये प्लुत स्वर है। सबसे अधिक जो समय है वो प्लुत स्वर में लगता है। या जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं उसमें भी समय क्या है, ज्यादा लगता है। तो जो ओम, ये भी प्लुत स्वर की श्रेणी में आता है। तो यानी उस स्वर को बोलने में कितना समय लग रहा है उसके आधार पर हम यहाँ पर स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं। ये एक मात्रा के स्वर हैं, ये दो मात्रा के स्वर हैं, यानी इनमें कम समय लग रहा है, इनमें अधिक समय लग रहा है और इसमें सबसे ज्यादा समय लग रहा है। तो ये मात्रा के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। इसके बाद है कंठ की मांसपेशियों के आधार पर वर्गीकरण। कंठ यानी गले में जहां से हम ये इनका उच्चारण करते हैं उसके आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो दृढ़ स्वर और दूसरा स्थिर स्वर। दृढ़ स्वर, देखिए जब हम बोलते हैं तो कई बार हमारे गले के आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो खिंच जाती है, तो यानी वो दृढ़ हो जाती है। ऐसे में जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें हम दृढ़ स्वर कहते हैं। जैसे हम उच्चारण करते हैं ई, यहाँ पर क्या है, जैसे हम बोलते हैं ईख, तो यहाँ पर, या फिर हम बोलते हैं ऊ, या इसको हम कहेंगे ऊन, तो इसमें क्या है, हमारे मुंह के नीचे का जो भाग है, ठोड़ी के आसपास का और गले का जो मांसपेशियां हैं उसमें खिंचाव होता है। तो ये कौन से स्वर हैं, ये दृढ़ स्वर हैं। उसके बाद दूसरा है स्थिर स्वर।
यानी जिनमें ज़्यादा दृढ़ता नहीं आती, ज़्यादा खिंचाव या तनाव उत्पन्न नहीं होता। कहाँ पर? हमारे गले में, और जो हमारे ठोड़ी का जो भाग है उस भाग में। हमारा जो ये ठोड़ी का भाग है या गले का भाग है, इसमें जो जब अगर हम देखें तो यहाँ पर खिंचाव जब नहीं होता, स्थिरता बनी रहती है, तो वो स्थिर स्वर होते हैं। जैसे हम उच्चारण करते हैं ई, ऊ, इमली, या फिर अगर हम कहें कि यहाँ ऊन, ऊन तो वही रहेगा, उल्लू। तो यहाँ पर क्या है, ज़्यादा दबाव नहीं आ रहा जब हम इनको बोलते हैं, तो ये स्थिरता से बोले जा रहे हैं, यानी ये स्थिर स्वर की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद है अनुनासिकता के आधार पर वर्गीकरण। देखिए, इसे भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला यहाँ पर है निर्नुनासिक और दूसरा यहाँ पर है अनुनासिक। यहाँ पर अगर हम निर्नुनासिक की बात करें तो ये कौन से स्वर हैं जो मौखिक होते हैं, यानी जिनका उच्चारण मुख से होता है। यहाँ पर कोमल तालु और अलीजीवा दोनों मिलकर नाक के मार्ग को या नासिका विवर को बंद कर देती है, तब इन स्वरों का उच्चारण होता है। जैसे ए है, आ है, ई, ऊ, ये सब क्या है, ये अनुनासिक स्वर हैं। यहाँ पर ए, ऐ, ओ, औ और री, ये भी इसी में आता है। ये आप ध्यान में रखें। तो ये क्या है, निर्नुनासिक है, यानी यहाँ पर नाक का प्रयोग नहीं होता, मुख से ही इन स्वरों का उच्चारण होता है। कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिसका उच्चारण नाक के अनुनासिका, यानी अनुनासिक स्वर कौन से हैं, जिनका उच्चारण करते समय कोमल तालु और अलीजीवा दोनों मिलकर इस तरह से वायु निकालती हैं, जो कि जिससे कि हमारे नाक से उनका उच्चारण होता है। कहने से तात्पर्य क्या है कि निर्नुनासिक में क्या हो रहा है, कोमल तालु और अलीजीवा नाक या नासिका विवर को पूर्णतः बंद कर रही है, लेकिन इसमें जो नासिका विवर है वो पूर्णतः बंद नहीं हो रहा। यानी इसमें पूर्णतः बंद हो रहा है, लेकिन इसमें जो नासिका विवर है ये पूर्ण रूप से बंद नहीं हो रहा। ना ही जो मुख विवर है वो भी पूर्ण रूप से बंद नहीं हो रहा, यानी ये दोनों ही मार्ग थोड़े खुले रहते हैं। ऐसी स्थिति में श्वास वायु नाक से भी बाहर आती है और मुख से भी बाहर आती है, तब अनुनासिक स्वरों का उच्चारण होता है। जैसे हम बोलते हैं आंख, आप देखेंगे कि यहाँ पर आंख जब हम बोलेंगे, या हम कहें हाँ, तो यहाँ पर नाक और मुंह दोनों मार्ग से जो वायु है वो बाहर आती है। तो यहाँ पर जो आ का प्रयोग हो रहा है और हाँ का प्रयोग हो रहा है, ये किस श्रेणी में आएंगे, ये अनुनासिक स्वरों की श्रेणी में आएंगे। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि कुछ विद्वान हैं जो स्वर तंत्रियों की स्थिति के आधार पर घोष स्वर और अघोष स्वर, यानी इसके दो भेद किए हैं। लेकिन मुख्य जो बात है कि सभी जो 11 स्वर हैं ये घोष स्वर हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। 11 के 11 सभी स्वर घोष हैं, कोई भी अघोष स्वर यहाँ पर नहीं है। यहाँ आप अनुनासिकता में आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि एक तो वो स्वर जो जिसमें नाक का मार्ग पूर्णतः बंद हो जाता है, जो हम इनका उच्चारण करते हैं, आप देखिए अ, आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ और री, ये सभी निर्नुनासिक में आते हैं। उसके बाद जो अनुनासिक है, इसमें नाक से भी वायु निकलती है और मुख से भी वायु निकलती है, यानी दोनों ही मार्ग से श्वास वायु बाहर आती है। तो वो कौन से स्वर उत्पन्न होते हैं, अनुनासिक स्वर उत्पन्न होते हैं। तो आज हमने स्वरों का वर्गीकरण किया। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि मुख्य इनका जो वर्गीकरण है उसके दो भाग हैं, एक है स्थान के आधार पर और दूसरा है प्रयत्न के आधार पर। स्थान के आधार पर हम इसे मुख्यतः 8 भागों में बांट सकते हैं और प्रयत्न के आधार पर हम इन्हें 6 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें कि हमारे मुंह के जो अंग है वो अलग अलग स्थिति में आकर इनका उच्चारण करते हैं। तो आज हमने यहाँ पर इनके 6 के 6 भागों के बारे में बात की, जिसमें सबसे पहले जीवा की सक्रियता है। दूसरा यहाँ पर अगर हम देखें
तो वो क्या है, मुख विवर के आधार पर, खुलने के आधार पर है। तीसरा हमने जो यहाँ पर किया है वो ओष्ठों की स्थिति के आधार पर है। चौथा अगर हम देखें मात्रा के आधार पर है। और पांचवा अगर हम देखें तो ये कौन सा है, ये कंठ की मांसपेशियों के आधार पर है। और इसके बाद छठा अनुनासिकता के आधार पर है। तो ये मुख्यतः 6 भेद हमने किए। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाए हो। ऐसी मेरी कामना भी है कि आपके जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।